जो खुलकर मंत्री पद मांगने की कोशिश करेगा, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा, जयराम जी उसका पत्ता साफ है। यह मैसेज भी देने की कोशिश की गई है क्या? निषाद पार्टी के संजय निषाद वाकई इंतजार करते रह गए कि फोन आएगा। देखिए, मुझे तो लगता है कि ये मंत्रिमंडल सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कल्पना दी थी, जो एक सोच पार्टी और दुनिया के सामने रखा था, अंतिम व्यक्ति का उदय, वैसे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व आपको इस मंत्रिमंडल में दिखाई पड़ रहा है। और रही बात दबाव की, तो जिस नेतृत्व के पास, जिस पार्टी के पास जनता का इतना बड़ा समर्थन हो, इतना बड़ा जनादेश हो, जिस देश के प्रधानमंत्री को देश और दुनिया में इतना प्यार मिलता हो, वो दबाव की भाषा भला क्या जयराम जी, लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है, तो तमाम तरह के समीकरणों को ध्यान रखना पड़ता है, उसका ध्यान रखा जाता है। जयराम जी, ये भी आप मानते हैं? और खास तौर पर उत्तर प्रदेश से देखिए, खास नजर रही, अब 7 नए मंत्री उत्तर प्रदेश से लाए गए हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। आपको नहीं लगता कि अलग अलग जो जातियां हैं उनको साधने की कोशिश भी बखूबी की गई है इस एक्सपेंशन में, ताकि फायदा हो चुनाव में? मैं समीर जी वही कह रहा हूं कि देखिए, चुनाव तो इस देश में हर 6 महीने में, साल भर में कहीं ना कहीं होता है। और ये पहला ऐसा कैबिनेट देखने को मिल रहा है जिसमें वंचित वर्गों के उन तमाम लोगों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है जिनको वर्षों से कहीं प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था। उन राज्यों का प्रतिनिधित्व हम देख रहे हैं। वर्षों बाद त्रिपुरा से एक प्रतिनिधित्व मिल रहा है, और प्रतिमा भौमिक जी के रूप में पहली बार कोई स्थानीय त्रिपुरा का निवासी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रहा है। इस प्रकार के तमाम चेहरे तमाम वर्गों से आए हैं, ये सब लोगों के प्रतिनिधित्व के दृष्टि से लाए गए हैं। नहीं तो आप ये मान रहे हैं जयराम जी कि अब कामकाज करने का तरीका भी बदलेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी वाले आए नहीं, इसलिए मैं उनकी तरफ से यह जरूर बोल देता हूं कि कांग्रेस समेत तमाम ऑपोजिशन ये कह रही है कि भाई देखिए, नॉन परफॉर्मेंस कितना ज्यादा था सरकार का कि इतने सारे मंत्रियों को बदलना पड़ा, लेकिन चेहरे तो बदल गए हैं, कामकाज का तरीका वही पुराना रहेगा, तो फर्क क्या पड़ा? इसका जवाब दीजिए। फर्क बहुत बड़ा है। ये कांग्रेस का दौर, हमने ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, मनमोहन सरकार के दौर में हमने देखा था। हाँ। और दुनिया ने सुना भी था कैसे बाहर के सूत्र तय कर देते थे कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा और किसको कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए। ये बड़ा एक बदलाव आया है। दूसरा बदलाव है कि पहले केवल राजनीतिक समीकरण फिट करने के लिए या लोगों को संतुष्ट करने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल करा दिया जाता था। आज मंत्रिमंडल में शामिल करने का मतलब है आपको प्रधानमंत्री जी की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा, देश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा, और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री स्वयं 18 से 20 घंटे कड़ी मेहनत करते हैं। हाँ, आज तक उन्होंने एक छुट्टी नहीं ली है। ठीक है, आदर्श लोगों के सामने रखते हैं। प्रदीप जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगा जिस बात का जिक्र जयराम कर रहे हैं। क्या आप मानेंगे, अगर आप यूपीए 2 से कंपैरिजन कर देखें, यूपीए 2 में हमने देखा 2-2.5 साल के बाद लोगों की नाराजगी बढ़ रही थी, लेकिन कहीं कोई बदलाव मंत्रिमंडल में नहीं किया गया। एनडीए 2 में नाराजगी बढ़ती है और उसके बाद इतना बड़ा बदलाव हो जाता है जिसकी शायद हम में से किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ये एक बड़ा चेंज है क्या, अगर कंपैरिजन किया जाए एनडीए 2 का इस बार यूपीए 2 से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर जी। देखिए, वर्क कल्चर में फर्क आया है। गलती किसी से भी हो सकती है। हाँ। गलत रास्ते पर कोई भी जा सकता है, लेकिन समझदार लीडर वो है जो कोर्स करेक्शन करे। हाँ। कि लगे कि अगर यहाँ गलती हो रही है तो उसको सुधारने की कोशिश करे, बजाय इसके कि आप अड़े रहें कि नहीं हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, हम तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, हम क्यों सुधार करें। अगर विपक्ष की आलोचना से डरे होते प्रधानमंत्री, तो ये इतना बड़ा बदलाव नहीं होता, और इस बदलाव का मैसेज जाएगा। आप देखिए, मुझे तो याद, मैं 35-40 साल से राजनीति को देख रहा हूं करीब से, कि किसी केंद्रीय मंत्रिमंडल की एवरेज एज 58 साल हो गई हो। युवा मंत्रिमंडल है, देश युवा है, 2/3 आबादी युवाओं की है। हाँ। और मैसेज आप यूपीए 2 से अगर कंपेयर करें तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सही बात है प्रदीप जी। निश्चित तौर पर यह मैसेज तो जाता हुआ नजर आ ही रहा है।